अच्छा जी बेटे, हम आज करेक्शन करते हैं स्टार्ट और पास्ट पेपर्स को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं ग्रामर के जिनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा गया है। अब एक पहला टॉपिक है पैरेलल स्ट्रक्चर और डबलिंग का। पैरेलल स्ट्रक्चर और डबलिंग पे पिछले 10 सालों में मैं देखता हूँ ये फाइनल इसका किधर है भला। हाँ, 2009 से लेके 2009 से लेके और 2022 तक, तो 12-13 सालों में पिछले 21 दफा ये टॉपिक आपका पैरेलल स्ट्रक्चर का आया है। अब 2022 में ये सेंटेंस आया था, इसका एनालिसिस करते हैं। गिटार इज मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीन एज बॉयज बट नॉट गर्ल्स। अच्छा, सबसे पहले तो यहां पर आप देखो कि जो गिटार है इसमें मिस्टेक है, क्योंकि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम्स होते हैं उनसे पहले हम जनरली द का यूज करते हैं, तो ये द गिटार होना चाहिए था। द का इस्तेमाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है, इन्वेंशंस डिस्कवरीज के लिए होता है। जैसे हु इन्वेंटेड द पेंसिलिन, ये शिप्स के लिए इस्तेमाल होता है। द टाइटैनिक, ये दा का जो यूज है ये वॉर्स के लिए इस्तेमाल होता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये डेजर्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। द सहारा डेजर्ट, द थल डेजर्ट। आर्टिकल पे एक मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर मेरा मौजूद है आप लोगों के लिए, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा आज ही, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला तो इशू ये है सेंटेंस में कि यहां पर गिटार नहीं आना, द गिटार आना है। दूसरी गुजारिश ये है इज मोस्ट पॉपुलर। अच्छा, मोस्ट का मतलब यहां पर है एक्सट्रीमली पॉपुलर। यहां पर कंपैरिजन के लिए मोस्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा। मोस्ट के यूजेस एक से ज्यादा हैं। एक तो आप कंपैरिजन के लिए मोस्ट यूज करते हो ना, जैसे कि रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन दिस गार्डन। ठीक है, देखो, मोस्ट को आप लोग जनरली यूज करते हो कंपैरिजंस के लिए। और उसकी मिसाल ये है कि आप कहते हो कि रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन दिस गार्डन। अच्छा, लेकिन मोस्ट का मतलब एक्सट्रीमली भी होता है बेटे, इंतहाई। मिसाल इसकी देख लीजिए कि जैसे माय फादर गिफ्टेड मी अ मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच। तो यहां कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहां पर ये जो मोस्ट एक्सपेंसिव कहा गया है इसका मतलब है इंतहाई एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। और ये जो आ आया है यहाँ पे, ये आ भी इस वॉच के लिए आया है जी। हम जनरली जो दा है उसका नका करवा देते हैं मोस्ट के साथ, दा मोस्ट के साथ आता है, लेकिन उस सूरत में आता होता है
कि जब कंपैरिजंस हो रहे हो, अगर कंपैरिजन नहीं हो रहे तो मोस्ट के साथ आ भी आता है, मोस्ट के साथ बाजू का आ नहीं भी आता। जैसे कि यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर है, यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है। तो गिटार इज अ मोस्ट पॉपुलर, यहाँ पर आ भी आना चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है ना यहाँ पे, ये कॉमन सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए भी होना चाहिए। गिटार इज अ मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीन एज बॉयज बट नॉट अमंग गर्ल्स, यहाँ पर अमंग की कमी है। अच्छा, बट नॉट गर्ल्स लिखा हुआ है। सर मोस्ट मतलब जो एडजेक्टिव के साथ आएगा जस्ट उसमें द लगेगा ऐसे, जैसे ये द मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पर बेटे एक्सपेंसिव भी तो एडजेक्टिव है ना। सर आपने मेरी पॉपुलर नहीं है आपने ऐसे मेरी ना। बात सुनी नहीं। आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि मोस्ट कंपैरिजंस के लिए जब इस्तेमाल होता है तो तब उसके साथ हम द लगाते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन। लेकिन अगर कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल ना हो रहा हो और मोस्ट सिर्फ वेरी या एक्सट्रीमली की सेंस दे रहा हो, तो फिर उसके साथ दा लगाना लाजमी नहीं है। जैसे कि माई फादर गिफ्टेड मी आ मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच, यहां मोस्ट जो है वो भी एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ है, यहां भी मोस्ट एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ है, लेकिन इस मोस्ट के साथ दा आया है, इस मोस्ट के साथ आ आया है। इसी की एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दी थी कि कंपैरिजंस के लिए अगर मोस्ट इस्तेमाल होता है तो हम दा लगाते हैं। कंपैरिजंस के लिए अगर इस्तेमाल ना हो रहा हो और मोस्ट का मतलब अगर एक्सट्रीमली हो तो फिर दा लगाना लाजमी नहीं है। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि ये एडजेक्टिव्स के साथ आए या किसके साथ आए। ये दो रीजंस मेरा बच्चा मैंने बताई हैं आपको। ओके सर। एक रीजन ये बताई है मैंने, और दूसरी रीजन ये है। अच्छा, अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो जो करेक्शन होगी उसकी वो इस तरीके से होगी। एक तो द गिटार इज अ मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट। एक यहां पर, अच्छा, रेयरली ऐसा होता है कि आपके जो पेपर आता है सीएसएस का, उसमें किसी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। जनरली ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में एक ही मिस्टेक होती है, लेकिन ये जो सेंटेंस है 2022 का, इसमें तीन मिस्टेक्स मौजूद हैं। दो मिस्टेक्स यहाँ पर आर्टिकल की हैं, एक द गिटार आना चाहिए और एक अ मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। ये जो आ है ये इस इंस्ट्रूमेंट के लिए आया है, क्योंकि आर्टिकल का जो ताल्लुक है वो नाउन के साथ होता है। आर्टिकल का ताल्लुक ए, एन और द, इसका ताल्लुक नाउन के साथ है। ये भी मैं आपको आज लेक्चर भेजूंगा तो ये इसकी डिटेल उसमें मौजूद है। तो दो तो हो गई यहाँ पर आर्टिकल्स की मिस्टेक्स। एक मिस्टेक है यहाँ पर पैरेलल स्ट्रक्चर की। पैरेलल स्ट्रक्चर से मुराद कि गिटार इज अ मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीन एज बॉयज बट नॉट अमंग गर्ल्स। यहां पर अमंग और अमंग की रेपिटेशन चाहिए थी बैलेंस बनाने के लिए। अब ये देखें कि जो ओरिजिनल सेंटेंस है उस सेंटेंस को अगर हम देखें तो गिटार इज मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीन एज बॉयज बट नॉट गर्ल्स। तो बट नॉट गर्ल्स यहां पर बैलेंस बिगड़ा हुआ है इसका। उर्दू तर्जुमा करें तो वो तो बनता ही है कि गिटार जो है वो इंतहाई पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है टीन एज लड़कों में, लेकिन लड़कियों में नहीं।
लेकिन इंग्लिश में ना हिसाब देना होता है हर चीज का। तो यहां पर द गिटार इज अ मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीनेज बॉयज बट नॉट अमंग टीनेज गर्ल्स, या बट नॉट अमंग गर्ल्स। दो दफा अमंग आना चाहिए बैलेंस क्रिएट करने के लिए। अच्छा जी, फिर अब इस तीसरे सेंटेंस को देखें, बल्कि ये दूसरा सेंटेंस है, ये करेक्ट है। दूसरे सेंटेंस को देखें। सेंटेंस है अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। 2020 का क्वेश्चन है ये। और ये है जो रूल यहां पर इन्वॉल्व है वो है डबल नेगेटिव्स का। डबल नेगेटिव से मुराद ये हमारी होती है कि ये जो लफ्ज है अनलेस या अनटिल, या फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन वगैरह, फॉरबिड, या फिर हार्डली, या फिर स्केर्सली, या फिर बेयरली, या फिर लेस्ट वगैरह, इनके बाद हम नॉट नहीं यूज करते। इस एग्जाम्पल को जरा जहन के अंदर रखिए। इसे हम कहते हैं डबल नेगेटिव। तो डबल नेगेटिव क्या है कि हमने अनलेस के बाद नॉट का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसका करेक्ट ये बन जाएगा, करेक्ट इसका ये बनेगा कि अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। कॉमा के बाद तो क्लॉज ही दूसरा शुरू हो गया ना, यू विल नेवर सक्सीड तो क्लॉज ही डिफरेंट है। और मैंने आपको क्लॉज इनवर्जन करवाई थी, अगर इसको सीधा करके लिखें तो ये सेंटेंस बनेगा कि यू विल नेवर सक्सीड अनलेस यू ट्राई। अनलेस यहां पर कंजंक्शन है और उसकी इन्वर्जन हुई हुई है ये, अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। तो ये आपने पॉइंट यहां पर याद रखना है, ये वाला, कि डबल नेगेटिव्स को आपने जांच लेना है और परख लेना है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बेटे। अच्छा जी, उसके बाद ये जो अगला सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस, ये देखिए, ये 2019 का सेंटेंस है। अच्छा, ये ना ऐसे सेंटेंसेस ये बड़े शरीर होते हैं। और टॉपिक आप देखो, टॉपिक कौन सा चल रहा है, पैरेलल स्ट्रक्चर एंड डबलिंग। यानी इसमें हमने दो चीजें देखनी है कि फिक्रे में बैलेंस है या किसी चीज की डबलिंग तो नहीं हुई। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 में बैलेंस प्रेपोजिशन का नहीं था, अमंग आना था 2 दफा। पहले में बैलेंस, सेंटेंस नंबर 1 में आर्टिकल्स का बैलेंस नहीं था। सेंटेंस नंबर 2 में डबलिंग की मिस्टेक थी। सेंटेंस नंबर 3 अब देखते हैं। अब ये देखें कितना ट्रिकी सेंटेंस है, हालांकि बड़ी आम सी मिस्टेक है इसके अंदर। कहता है आई ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज शैल बी योर फ्रेंड। अच्छा, अब बैलेंस नहीं है इसमें। देखें, शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म तो आ गई, यहां हैव के बाद थर्ड फॉर्म किधर है? हर मेन वर्ब का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है ना। यहां अगर बी मेन वर्ब है तो ये इसका शेल हेल्पिंग वर्ब है, मोडेल वर्ब। देखें, और एक सेंटेंस देखिए इसी जैसा, आई हैव नॉट एंड विल नॉट टेल अ लाई। ये देखो,
आई हैव नॉट एंड विल नॉट टेल अ लाई। अच्छा, अब विल के बाद यहां पर फर्स्ट फॉर्म तो आ गई, इस हैव की थर्ड फॉर्म किधर है? तो ये होना चाहिए था आई हैव नॉट टोल्ड। अच्छा, या ये होना चाहिए था आई डिड नॉट। ये देखो, आई डिड नॉट एंड विल नॉट टेल अ लाई हो सकता है। डिड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आनी है और विल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो यहां एक दफा टेल चलेगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि आई हैव नॉट एंड विल नॉट टेल अ लाई, ये गलत है। तो ये होना चाहिए आई हैव नॉट टोल्ड एंड विल नॉट टेल अ लाई। सर सर हम ऐसे भी तो कहते हैं कि आई हैव गुड फ्रेंड, या मतलब हम कोई चीज पोजेशन वो करनी हो तो उसमें भी तो हैव यूज करते हैं। तो इसमें भी तो ये है, मतलब फ्रेंड की सेंस में कि अच्छे फ्रेंड रखता हूँ, या हमेशा से अच्छे फ्रेंड रखता आया हूँ। नहीं, पोजेशन की सेंस नहीं आ रही इसके अंदर। आई शैल बी योर फ्रेंड, आप यहां से देखो, मैं तुम्हारा दोस्त रहूंगा। और यहां आना चाहिए आई ऑलवेज हैव बीन। यहां पर हैव के बाद थर्ड फॉर्म बीन, और यहां शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म बी। यहां पर ये आनी चाहिए। यहां पर रखने की सेंस नहीं आ रही, यहां पर सेंस आ रही है बी वर्ब की, होने की, रहने की। अच्छा, एक और तरीके से समझाऊं, इस बीन की जगह ना। सॉरी सर, ये रिकॉर्डिंग काइंडली ऑन कर लें सर, आपने कहा था। अच्छा अच्छा, सॉरी। रिकॉर्डिंग ऑन है बेटे, मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके ओके। अच्छा, इसको एक और तरीके से मैं समझाता हूँ। इस बीन की जगह ना, या इस बी की जगह रिमेन लगाओ, रहना। देखो, अब देखो, अगर ये है आई शैल हैव एंड ऑलवेज शैल रिमेन, तो गलत हो गया ना। तो यहां पर आना चाहिए था आई ऑलवेज हैव रिमेन्ड एंड ऑलवेज शैल रिमेन। तो यहां पर आप बी और बीन दोनों को रिमेन की सेंस में लो, रहना, पोजेशन की सेंस नहीं है। और अगर हैज हैव हैड पोजेशन की सेंस दे रहा हो ना, तो उसके बाद कोई और वर्ब नहीं आता। ठीक है। ओके सर। अब फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, ये 2018 का है। ये सारे मैंने इकट्ठे कर लिए हुए हैं जितने भी डबलिंग या पैरेलल स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। फोर्थ सेंटेंस देखें अब। कहता है आई कैन नॉट बाय नो मीन्स अलाउ यू टू डू सो। देखो, डबलिंग यहां पर हो रही है, कैन नॉट भी कह दिया और नो भी कह दिया। तो ये होना चाहिए आई कैन नॉट बाय एनी मीन्स। इस जैसा एक और सेंटेंस लिखता हूं, उसे सेट करके दिखाओ। सर ऐसे भी कर सकते हैं, बाय नो मीन्स आई अलाउ यू टू डू सो। बाय नो मीन्स, आई अलाउ यू टू डू सो। हाँ हाँ, उसमें मैं गुजारिश ये करूं कि सेंटेंस को कम से कम चेंज करना चाहिए। मिनिमम चेंजेस के साथ हमने करेक्ट करना है सेंटेंस को। करेक्शन के कई मेथड्स हैं, कई तरीकों से फिक्रा सही हो सकता है, लेकिन हमने देखे सही से कैसे किया, सिर्फ नो को एनी से रिप्लेस करके सही किया। तो मिनिमम पॉसिबल चेंजेस के साथ हमने बदलना है। अच्छा, देयर इज हार्डली नो गुड डॉक्टर इन मुल्तान, करो सेट से। देयर इज हार्डली एनी गुड डॉक्टर इन मुल्तान। अब देखो, इसीलिए हार्डली के साथ नो, ये डबलिंग हो जाएगी। तो यहां पर आप कहिए देयर इज हार्डली एनी गुड डॉक्टर। ठीक है। देयर इज हार्डली एनी गुड सर। अच्छा, जब एनी यूज कर लेंगे फिर आ या नहीं लगाएंगे कि एनी अ गुड डॉक्टर ऐसे? नहीं, फिर एनी के साथ आ लगाने की जरूरत नहीं। सर, अच्छा,
बल्कि अगला जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, जॉन कुड हार्डली डू नॉट, sorry, John could hardly do no better than to have caught a bass of such dimensions. मिस्टेक बताइए। सर डबलिंग हो रही है, 2 दफा नेगेटिव। डबल नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी बेटे, तो यहां पे हार्डली और नो इसकी डबलिंग हो रही है, तो सेंटेंस करेक्ट यूं होगा कि जॉन कुड हार्डली डू एनी बेटर देन to have caught a bass of such dimensions. ये bass of such dimensions ये क्या चीज है? जॉन साहब कोई मछेरे होंगे, और जॉन could hardly do any better than to have caught a bass of such dimensions. इतनी बड़ी मछली उन्होंने जो अब पकड़ी है, इससे बड़ी मछली कभी भी नहीं पकड़ी होगी। सच डायमेंशन मतलब सच सच साइज, बास मछली का नाम। अच्छा, सेंटेंस नंबर 6 देखें। ही नॉट ओनली कम्स हेयर फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स। ये मैंने आपको करवाया भी हुआ है, जब मैं आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो वगैरह करवा रहा था। बैलेंस नहीं है बेटे इसके अंदर। नॉट ओनली के बाद देखो क्या चीज है, कम्स, वर्ब है। और बट ऑल्सो के बाद देखो क्या है, फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स, फ्रेज है। ही नॉट ओनली कम्स, वो ना सिर्फ आता है फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए, बट ऑल्सो फॉर कोचिंग। उर्दू में तो तर्जुमा चलता है, लेकिन ये सेंटेंस यूं होना चाहिए कि ही कम्स हेयर नॉट ओनली फॉर स्विमिंग, नॉट ओनली के बाद एक फ्रेज, बट ऑल्सो फॉर कोचिंग, बट ऑल्सो के बाद दूसरा फ्रेज। ये देखो, यहां नॉट ओनली के बाद अकेला वर्ब था, और बट ऑल्सो के बाद आगे फ्रेज था, फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स, ये फ्रेज। तो ही कम्स हेयर वो यहां आता है। आप इसको पहले बाहर निकाल दो ना, इस क्लॉज को, आपका जो मेन क्लॉज है उसको बाहर निकालो। फिर देखो, नॉट ओनली के बाद फॉर स्विमिंग एक फ्रेज, बट ऑल्सो के बाद फॉर कोचिंग दूसरा फ्रेज। नॉट ओनली, देखे सेंसिकली भी देखें पर्पस कैसे इसका हल होता है, सामने आता है कि नॉट ओनली के बाद फॉर स्विमिंग एक फ्रेज, और बट ऑल्सो के बाद फॉर कोचिंग दूसरा फ्रेज। देखो, अच्छा बताओ, इसकी समझ आई है बेटे? यस सर। हाँ, तो बेहतर यह है क्लॉज। अच्छा फिर देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो की ग्रिप किसके ऊपर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का फोकस किसके ऊपर है। इसलिए नहीं कि ही नॉट ओनली कम्स, वो ना सिर्फ आता है, यानी नॉट ओनली का फोकस कम्स पे है ही नहीं। नॉट ओनली का फोकस भी एक एक्टिविटी पे है, और बट ऑल्सो का फोकस दूसरी एक्टिविटी के ऊपर है। ही कम्स हेयर वो यहां पर आता है, दो पर्पसेस के लिए आता है, और उन दो पर्पसेस को दो फ्रेजेस के थ्रू यहां एक्सप्लेन किया गया है, नॉट ओनली फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग। समझ लगी बात? सुहेल नहीं है आज? नहीं है? अच्छा, 7 सेंटेंस।
The people who had been raising slogans against the government for many hours, they wanted increase in their salaries. क्या इशू नजर आ रहा है जी आपको इसमें? सर वैसे आंसर नीचे है, देख लिए, लेकिन डबल वही डबलिंग हो रही है सर। किस चीज की डबलिंग है? सर पीपल। चले आंसर नीचे देख तो लिया, लेकिन आप मुझे बता, अगर मुझे टेक्निकली समझाओ कि ये डबलिंग है किस चीज की तो मजा आ जाए। जी। सॉरी सर, कॉल आ गई थी सर। ये वही दो दफा डबलिंग हो रही पीपल की। टेक्निकली समझाओ ना। देखो, डबल सब्जेक्ट्स हैं ये। हु के जो बाद वाला क्लॉज है यहां तक, उसको हम कर लेते हैं अलहदा, ब्रैकेट डालते हैं। हु के बाद वाला क्लॉज तो रिलेटिव क्लॉज है ना, ये देखो, ये है रिलेटिव क्लॉज आपका। सब। यस हाँ। सर। अब देखो, अब ये सेंटेंस बनता नहीं, द पीपल दे वांटेड इंक्रीज इन देयर सैलरीज। ये सेंटेंस अब यहां भी इसको करते हैं, हु के बाद से लेके आवर्स तक, इसको मैं करता हूं येलो कलर का। अब देखो, अब ये मेन क्लॉज सामने आ गया, द पीपल वांटेड इंक्रीज देयर सैलरीज, ये देखो। तो मेन क्लॉज इसका हो गया द पीपल वांटेड इंक्रीज देयर सैलरीज, और हु के बाद वाला जो क्लॉज हो गया वो क्लॉज हुआ रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। ये बेटे ये समझ आई है बात सबको? सर आ गई। हाँ। आठवां सेंटेंस अब देखते हैं, बल्कि इसका करेक्ट मैं, चलो करेक्ट इसका भी सामने आ गया, चलें। इन द एक्सीडेंट वन ऑफ माई आर्म्स वॉज ब्रोकन। वांटेड टू इंक्रीज नहीं बेटे यहां पर राबिया, यहां पर वांटेड इंक्रीज, इंक्रीज यहां पर नाउन है खुद, तो वांटेड इंक्रीज ही आना है। फिर वांटेड टू इंक्रीज देयर सैलरीज होना चाहिए अगर इसे टू इंक्रीज करते हो तो। ठीक। इन द एक्सीडेंट वन ऑफ माई आर्म्स वॉज ब्रोकन, वन ऑफ माई आर्म्स वर ब्रोकन एंड माई लेग्स ब्रूज्ड। अच्छा, इन द, हाफ। हाफ पैसिव में। हाँ, तो इन द एक्सीडेंट वन ऑफ माई आर्म्स was broken and one of my legs was bruised। अब देखिए, अब बैलेंस बनता है इसमें, वन ऑफ माई आर्म्स, वन ऑफ माई लेग्स। अच्छा, मैं ये एक दफा इन पर्सन या फेस टू फेस क्लास में ये करवा रहा था, तो एक स्टूडेंट कहता है कि सर दोनों भी तो टांगे टूट सकती हैं। हाँ, अब अच्छा देखो, ये मुझे मैसेज में मैसेज में एक बेटी ने भी मुझे यहाँ पर कहा है, सर दोनों टांगे भी तो दोनों टांगों के ऊपर भी तो जख्म आ सकते हैं। वह आ सकते हैं ना भाई, लेकिन हमने तो बैलेंस जनरेट करना है ना। अच्छा, यूं अलबत्ता हो सकता है कि एंड माई लेग्स वर ब्रूज्ड,
ये ठीक है, चलें इसको मैं लिख देता हूं यहाँ, एक और करेक्ट करके लिख देता हूं। ये देखिए, इन द एक्सीडेंट, कॉमा, वन ऑफ माई आर्म्स was broken and my legs bruised। bruised का मतलब वो उनके ऊपर खराश आ जाना। सर इसमें हम लेग्स के बाद फिर वर्क क्यों नहीं लगाएंगे, बिकॉज आर्म के बाद वॉज आ रहा है, ये तो लेग्स के बाद वर्ड नहीं आएगा। बिल्कुल बार आएगा, सॉरी मैं लगाना भूल गया। एंड माई लेग्स वर ब्रूज्ड, अब ठीक है। आर्म्स वर ब्रोकन, ये एक पैसिव स्ट्रक्चर आ गया, और लेग्स वर ब्रूज्ड ये दूसरा पैसिव स्ट्रक्चर आ गया। ये आपकी बात ठीक है। अच्छा, यहां पर वन ऑफ माई आर्म्स और वन ऑफ माई लेग्स मैंने इसलिए लगाया था कि एक अच्छा पैरेलल स्ट्रक्चर बन जाए, लेकिन आप इन्फ्रेंस ये कर रहे हो कि एक उसका बाजू टूटा है और दोनों टांगों पे उसकी ब्रूज आए हैं। ठीक है, फिर आप सिर्फ बैलेंस जनरेट करो वॉज में और वर्ब में, वॉज में और वर्ब में। चलें अब नाइन्थ सेंटेंस देखो, इसको मैं ऊपर करता ही नहीं। ही इज एंशियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। बैलेंस बनाओ, बैलेंस। सर ही इज नॉट ओनली एंशियस टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। शाबाश, गुड। अब देखो मेरा बच्चा, ये बिल्कुल ठीक बनाया आप लोगों ने। अब देखो वही, अब शुरू में याद है आप लोगों को, मैंने कोई 10 कोई मेरा ख्याल 10 लेक्चर्स लिए थे इन कंजंक्शंस के ऊपर, जिसके अंदर सिर्फ मैंने कोरिलेटिव, और बार बार रोज मैं पूछता भी था, बताओ कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिंग कौन से होते हैं, कितने होते हैं, क्वेश्चंस भी किया करता था। अब देख लो, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लीजिए कि कितनी दफा सिर्फ बैलेंस के ऊपर और कंजंक्शन से रिलेटेड कितनी दफा हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब देखो, अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो, इसको हम करते हैं हाईलाइट। अब देखें, जैसे इस बेटी ने बैलेंस बनाया है, ही इज नॉट ओनली एंशियस टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। नॉट ओनली के बाद भी एजेक्टिव, और एजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव, और बट ऑल्सो के बाद भी एजेक्टिव, और एजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव। देखो, चलिए अब 10वां बनाइए। पीपल हैव एंड स्टिल डू डिसएग्री ऑन दिस मैटर। सर people have disagree and still do disagree on this matter. शाबाश। अब देखो, अब वही बैलेंस का इशू है। देखो ये हैव जो है, ये पोजेशन वाला हैव तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर है? तो पीपल हैव डिसएग्रीड, लोगों ने डिसएग्री किया भी है, एंड स्टिल डू डिसएग्री, और अब भी डिसएग्री करते हैं ऑन दिस मैटर, इस मैटर पे। ये देखो, अब तो हैव के बाद अपनी, हर हेल्पिंग वर्ब का अपना मेन वर्ब होता है भाई। सर यहाँ हैव बीन नहीं लगाएंगे सिंपल, जिस तरह वहाँ बीन यूज किया था? वहां अच्छा, बीन वहाँ बीन। लगा था, वहां ठीक बीन है, लगा ठीक। था होने की सेंस में, वहां बीन वो खुद मेन वर्ब था। ठीक है देखो सर। हैव के बाद बीन कब कब आता है? हैव के बाद बीन बेटे दो सूरतों में आता है, या तो फिक्रा हो पैसिव वॉइस का, या बीन खुद मेन वर्ब हो। मिसाल के तौर पे, आई हैव बीन इन मरी, मैं मरी में रहता रहा हूं। आई हैव बीन इन मरी। अच्छा, यहां पर बीन खुद मेन वर्ब है। एक मिनट ठहरो, मैं ये 3 आपको फिक्रे लिख के दिखाऊं। 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 3
पहला सेंटेंस है आई हैव अ कार, इसमें हैव पोजेशन है, ये हैविंग वर्ब है। दूसरा सेंटेंस है आई हैव बीन इन मरी। अच्छा, तीसरा सेंटेंस है आई हैव बीन रिसीव्ड। अब इन तीन फिक्रों को देखो, यहां हैव अकेला, यहां हैव के बाद बीन अकेला, बीन के बाद आगे कोई और वर्ब नहीं है, आगे एक फ्रेज है इन मरी का। आई हैव बीन इन मरी कह दो, आई हैव बीन हैप्पी कह दो, आई हैव बीन इन ट्रबल्स कह दो, ठीक है। आई हैव बीन इन अ ट्रांस कह दो, आई हैव बीन इन अ सैड मूड कह दो, तो वहां पर बीन ही मेन वर्ब होगा। तो इस बीन का मतलब, ये बीन खुद मेन वर्ब है और इसका मतलब होता है रहना। आई हैव बीन हैप्पी। अच्छा, फिर अगर बीन के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस होता है। अब तीन केसेस याद रखना, हैव अकेला, हैव के बाद बीन, और बीन अकेला, बीन के बाद आगे कोई वर्ब नहीं आएगा। और हैव बीन के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वो, अगर तो थर्ड फॉर्म आ रही है तो फिक्रा पैसिव वॉइस का है। अच्छा, एक और फिक्रा देखो, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अब इन चार सेंटेंसेस को मेरा बच्चा कंपेयर कर लो। अब देखो, चार केसेस, हैव अकेला पोजेशन, हैविंग वर्ब होगा ये। अच्छा, हैव के बाद अगर बीन हो और बीन के आगे कुछ ना हो तो वहां पर बीन मेन वर्ब है, वो बीइंग वर्ब होगा, मेन वर्ब। बीन इज द मेन वर्ब। अच्छा, अच्छा, हैव बीन के बाद अगर आए थर्ड फॉर्म तो सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस का। हैव बीन के बाद अगर आए आईएनजी वाली फॉर्म तो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस का। चार ट्रिक्स हैं, चारों को याद करो। तलहा समझ आई है बेटे? यस सर। हाँ, ये मेन चीजें हैं दो। ये हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, हैव बीन के बाद आईएनजी वाली फॉर्म। बल्कि यार, एक मैं तुम लोगों को एक रूल बता दूं, एक ग्रैंड रूल। ग्रैंड रूल ये है कि जो बी फैमिली है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन, इनके बाद अगर आती है थर्ड फॉर्म तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है जनरली। इनके बाद अगर आईएनजी वाली फॉर्म होती है तो फिक्र एक्टिव वॉइस का होता है। देखें, ही इज सिंगिंग, एक्टिव वॉइस, इसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म है। अच्छा, ही इज पनिश्ड, फिक्रा पैसिव वॉइस है, उसको पनिश किया गया है। अच्छा, ही विल बी कमिंग, बी के बाद आईएनजी वाली फॉर्म, एक्टिव वॉइस का फिक्रा है। ही विल बी प्रेज्ड, देखें पैसिव वॉइस का। तो बी फैमिली के बाद अगर आईएनजी वाली फॉर्म हो तो एक्टिव वॉइस, बी फैमिली के बाद अगर थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस। दो ये उसूल याद कर लो आप, और उसके बाद दो ये उसूल याद कर लो कि जो बीन के बाद अगर, बी फैमिली के बाद अगर आगे कुछ और ना हो तो वो बीइंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है वो। बेटे समझे? यस सर। चले, अच्छा, अब 11वां पॉइंट, the duties of the new secretary are to answer the telephone, to type letters and bookkeeping। 2014 का।
अच्छा, द ड्यूटीज ऑफ द न्यू सेक्रेटरी आर, एक इन्फिनेटिव, दूसरा इन्फिनेटिव, सॉरी, एक इन्फिनेटिव, दूसरा इन्फिनेटिव, टू आंसर द टेलीफोन, टू टाइप लेटर्स, और आगे जेरेंड आ रहा है। ये वैसे ही है कि अगर मैं कहूं कि आई लाइक टू सिंग, टू डांस एंड चैटिंग, गलत है। जब सीरीज बन रही है इन्फिनेटिव्स की, तो इन्फिनेटिव्स की ही सीरीज बननी चाहिए, सीक्वेंस बनना चाहिए। आई लाइक टू सिंग, टू डांस एंड टू चैट आना चाहिए यहां। पहले बताओ मुझे ये बात समझ आई है? या फिर इसको यूं बनाओगे, आई लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड चैटिंग, सारे के सारे जेरेंड्स का सीक्वेंस बनाओ, पैरेलल स्ट्रक्चर उनका बनाओ। अब यहां पर इशू ये था कि द ड्यूटीज ऑफ द न्यू सेक्रेटरी, हाँ, द ड्यूटीज ऑफ द न्यू सेक्रेटरी आर टू आंसर, टू टाइप and to एंड keep टू book. कीप रिकॉर्ड्स एंड टू कीप अकाउंट्स। बुक कीपिंग का मतलब होता है खाते शाते, अकाउंट्स वगैरह का ध्यान करना। अब इस सेंटेंस को देखो, ये आगे मैंने लिखा भी हुआ है। बुक कीपिंग मीन्स टू कीप द अकाउंट्स ऑफ अ ट्रेडर, पब्लिक ऑफिस या ईटीसी, अकाउंट्स ऑफ अ ट्रेड, ट्रेड कॉमा बिजनेस कॉमा पब्लिक ऑफिस वगैरह वगैरह वगैरह। तो द ड्यूटीज ऑफ द न्यू सेक्रेटरी आर टू आंसर, ये देखिए, एक इन्फिनेटिव, टू टाइप दूसरा इन्फिनेटिव, और टू कीप अकाउंट्स तीसरा इन्फिनेटिव। यानी बुक कीपिंग को मैंने कहा है टू कीप अकाउंट्स। तो बुक कीपिंग का मतलब किताबों का ख्याल करना नहीं है। ये वो बुक्स हैं, डेली बुक्स। ये खाते की बुक्स के बारे में बात हो रही है, उसको कहते हैं बुक कीपिंग। सॉरी, डे बुक्स बोला जाता है उनको, डे बुक्स। चलो, सर हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम आंसरिंग टेलीफोन कर दे और टाइपिंग लेटर्स कर दे? कर सकते हैं, लेकिन फिर मेरा देखो, मेरा एतराज वही होगा बेटे, कि जो हमने करेक्ट करना है ना, वो मिनिमम पॉसिबल चेंजेस के साथ करना चाहिए। द ड्यूटीज ऑफ द न्यू सेक्रेटरी आर आंसरिंग द टेलीफोन, टाइपिंग लेटर्स एंड बुक कीपिंग। ठीक है, वो भी सही हो गया, लेकिन बदलाव जो है वो हमें ज्यादा करना होगा, चेंजिंग ज्यादा करनी होगी। क्योंकि सर इसमें हम लाइक बुक कीपिंग को बिल्कुल ही चेंज कर रहे हैं, कीपिंग अकाउंट्स कर दिए, तो इसमें रिस्क भी हो सकता है ना। किसी को मीनिंग नहीं भी आता तो एटलीस्ट मतलब वो कोई गलत इंग्लिश में लिख सकता है, तो हाँ, ग्रामेटिकली तो हमें ये रूल पता होगा ना। हम्म देखो, उस सूरत में ऐसा कर सकते हो आप, क्योंकि स्ट्रक्चर तो पैरेलल आप बना रहे हो। फाइन, आई डू अग्री, लेकिन टू कीप अकाउंट्स अगर करें तो मिनिमम चेंज हो जाएगी। हाँ, लेकिन आपकी बात ये सही है कि बुक कीपिंग का अगर मतलब ही ना पता हो तो फिर क्या करेंगे? उस सूरत में फिर आप जैरेंट्स बना देना सारे, ठीक है। एग्जामिनर जो है वो भी कुछ दिल का अगर सॉफ्ट हुआ, रहम दिल हुआ, तो वो कहेगा चलो ठीक है, 12वें को सही करो। सर हैज सपोर्टेड आएगा। हाँ, पाकिस्तान हैज एंड विल सपोर्ट। देखो, विल के बाद तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आ गई, हैज की थर्ड फॉर्म किधर है? तो ये आना चाहिए कि पाकिस्तान हैज सपोर्टेड, हैज की अपनी थर्ड फॉर्म आ गई, और विल सपोर्ट, और विल की अपनी फर्स्ट फॉर्म आ गई।
13वें को सही करो आप। वी आर गोइंग टू द कंसर्ट एंड सो दे आर। दे आर So गोइंग। they are going. अच्छा, इसका मतलब है कि दे आर गोइंग टू द कंसर्ट एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू द कंसर्ट, यही मतलब है ना? सर इसका मतलब ये नहीं है हम कंसर्ट जा रहे हैं तो इसलिए वो भी जा रहे हैं, सो हम जा रहे हैं सो दे आर। हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब आपने करना ये है, देखो सेंटेंस देखो। ही इज अ डॉक्टर एंड आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर। ये फिक्रा ठीक है, लेकिन इसको यू भी लिखा जा सकता है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर एंड सो एम आई। एंड के बाद अगर आप सो लगाते हो ना, तो एक स्ट्रेस जनरेट होता है, एक एम्फेसिस जनरेट होता है। और एम्फेसिस जर्क जो होता है ना, देखो हम उर्दू में भी बाज औकात स्ट्रेस देने के लिए कुछ लफ्जों को पहले ले आते हैं, कुछ लफ्जों से। मिसाल के तौर पे हम किसी को कहते हैं यार तुम एक चवल आदमी हो, फ्लैट स्टेटमेंट है। अगर हम कहते हो यार आदमी तुम कोई चवल ही हो, देखो आदमी को जो हम पहले लेके आए हैं तो स्ट्रेस जनरेट हुआ ना। मैं कहता हूं तुम लोगों को रेगुलर पढ़ना चाहिए, वरना तुम लोगों को पता लग जाए। लेकिन अगर मैं कहूं अगर तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, तुम लोगों को लग पता जाए। तो इसी तरीके से जब आप सो को इन्वॉल्व करते हो तो एक स्ट्रेस जनरेट होता है। सो के बाद आई एम नहीं करना, फिर एम आई करना है। ये जो एम पहले आया है ये क्वेश्चन के लिए नहीं आया, ये फॉर द सेक ऑफ स्ट्रेस आया है। अच्छा, और सेंटेंस देख लो। ही स्टडीड, ही स्टडीड को आप यूं भी लिख सकते हो, ही स्टडीड एंड आई ऑल्सो स्टडीड, लेकिन इसको इस स्ट्रक्चर में लिखो, ही स्टडीड एंड सो। बोलो आगे पूरा करो। So ही, did I. हाँ सो डिड आई, शाबाश। अच्छा, अच्छा, ही स्पीक्स ट्रूथ एंड सो एम आई या डू आई? एम। डू आई। सॉरी, डू आएगा, ठीक है। देखें, अब आपने दो चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने ये लिखना है, ये ख्याल रखना है कि आपका टेंस कौन सा है। ही इज, यहां है ही स्टडीड, यहां है ही स्पीक्स। अगर यहां पर ये प्रेजेंट जीरो है, ही इज अ डॉक्टर, तो उस सूरत में एंड सो एम आई आएगा, और मैं भी डॉक्टर हूं। ही स्टडीड ये पास्ट सिंपल है तो सो डिड आई आएगा। अच्छा, ही स्पीक्स ट्रूथ तो यहां सो डू आई आएगा। दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो टेंस सेम होने चाहिए, दूसरा वर्ब पहले आना चाहिए। आई एम नहीं करना, एम आई कहना है। आई डिड नहीं कहना, डिड आई कहना है। आई डू नहीं कहना, डू आई कहना है। तो हुजूर ये 13वां सेंटेंस सही होगा कि वी आर गोइंग टू द कंसर्ट एंड सो आर दे। सो दे आर नहीं, ये देखिए, वी आर गोइंग टू द कंसर्ट एंड सो आर दे। 14 सेंटेंस को करो सेट, या पहले देखो कि इसके अंदर इशू क्या है। 2010 का सेंटेंस है।
ही इज वेटिंग फॉर बेटर एंड प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, तुम लोग ये बताओ, जब मैंने आप लोगों को कंजंक्शंस पढ़ाए थे तो कंजंक्शंस के बारे में मैंने एक बात की थी कि कंजंक्शन किस चीज का नाम है? मोटरसाइकिल दो का, को कार का, या तराजू का? सर लिंक करने का दो चीजों को, मैंने कहा दो था के। कि मैंने कहा था कि कंजंक्शन जो है वो लिंक करने के लिए तो आता ही है, लेकिन मैं ये मैंने बोला नहीं था। ये मैं प्रूफ के तौर पर आपको पहला लेक्चर आज देखने के लिए कहूंगा, जो फर्स्ट लेक्चर आपको मैंने दिया था 2 माह पहले, 1.5 माह पहले। मैंने कहा था कंजंक्शन एक तराजू होता है बेटे, उसके दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। कंजंक्शन एक बैलेंस का नाम है। कंजंक्शन एक बैलेंस का नाम है। उस बैलेंस को मैंने फिर प्रूव करने के लिए ढेर सारी एग्जांपल्स दी थी आपको। याद आया कुछ? मैं वो वीडियो चलाऊं अभी? सर आपने बताया होगा, वो बताया था डेफिनेटली सर, अभी याद नहीं आ रहा आपने हम्म। मतलब एग्जैक्टली अब कौन सा पॉइंट मिस कर रहे हैं अभी हम। हाँ, राबिया मुझे कह रही है, हाँ जी सर आपने बताया था। अच्छा, अब एंड है यहां पर कंजंक्शन। एंड के दाएं बाएं बैलेंस नहीं है। ये जो आपने नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले अभी सेंटेंसेस किए हैं, इसमें भी तो कंजंक्शनल बैलेंस को ही बरकरार किया है ना। ये देखो, ये जो आपने सेट किया सेंटेंस, नाइन्थ, ही इज एंशियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर। तो आपने कहा ही इज नॉट ओनली एंशियस बट ऑल्सो ईगर। तो ये कंजंक्शनल बैलेंस ही बनाया है आपने। इसी को हम पैरेलल स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखो अब, हाँ, कोई बोलने लगा है, कोई बात करने लगा है बच्चा? बोल के लब आजाद हैं तेरे बेटे। अच्छा, मुझे ये बताओ, बेटर जो है ये एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री है कि सेकंड डिग्री है? बेटर एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री है कि सेकंड डिग्री? चलो मुझे बताओ कि गुड की सेकंड डिग्री। सेकंड। अच्छा, टॉल की सेकंड सेकंड डिग्री सर बताओ। सेकंड। टॉल की सेकंड डिग्री बताओ। सर टॉलर। अच्छा, थर्ड डिग्री बताओ, सुपरलेटिव डिग्री। टॉलेस्ट। अच्छा, टॉलेस्ट। ठीक है। अब मुझे बताओ डिफिकल्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? सर गुड की सेकंड डिग्री बेटर है। पहले मुझे डिफिकल्ट की कंपैरेटिव डिग्री बताओ। बताओ। और मोर डिफिकल्ट। मोर डिफिकल्ट। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बताओ। मोस्ट डिफिकल्ट। अच्छा, अब देखो कि अगर ये जो बेटर है ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो यहां प्रॉमिसिंग की भी तो कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए थी ना। गुड की तो सेकंड डिग्री हो गई बेटर, प्रॉमिसिंग की कंपैरेटिव डिग्री प्रॉमिसिंगर तो नहीं ना होगी, प्रॉमिसिंगेस्ट। जो बड़े साइज के एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री मोर और मोस्ट से बनाते हैं। जो छोटे साइज के एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज ई आर ई एस टी या आई ई आर आई ई एस टी लगाने से बनाते हैं। टॉल टॉलर टॉलेस्ट, और स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, और बिग बिगर बिगेस्ट। लेकिन ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव मोर कॉम्प्रिहेंसिव मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। तो लिहाजा यहां भी बैलेंस का इशू है। यहां पर आना चाहिए था ही इज वेटिंग फॉर बेटर एंड मोर प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज। एंड से पहले भी कंपैरेटिव डिग्री और एंड के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री। ये देखो, ही इज वेटिंग फॉर बेटर एंड मोर प्रॉमिसिंग। एंड यहां पर कंजंक्शन है,
कंजंक्शन एक बैलेंस का नाम है। कंजंक्शन से पहले बेटर अगर कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर आया है तो एंड के बाद मोर प्रॉमिसिंग भी कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर आना चाहिए था। ये बात समझ लगी है? यस सर। अच्छा, इसको सेट करो अब। 2009 का सेंटेंस है, ही इंक्वायर्ड वेदर आई लिव इन कराची। सर और नॉट आएगा एंड में? देखें, अच्छा कोई और बच्चा अगर कोई अपना कमेंट देना चाहे तो। अच्छा, एक सेंटेंस है, he said comma inverted commas begin। is she a doctor? इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट तो बनाओ। he asked if या whether if या whether। अच्छा, अब शी इज अ डॉक्टर कहूं या शी वॉज अ डॉक्टर कहूं? यस सर, आ गई समझ। हम्म। अब पहले मुझे ये बताओ ना, ही आस्क्ड इफ या वेदर शी इज अ डॉक्टर कहूं या शी वॉज अ डॉक्टर कहूं? बहुत सर, बस पहले में पास्ट है तो आगे भी पास्ट आएगा। तो अगर इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर पास्ट होगा ना तो अंदर अगर प्रेजेंट होगा तो उसका भी पास्ट बन जाएगा। तो देखो बेटे, ही इंक्वायर्ड वेदर आई लिव इन कराची, नहीं वेदर आई लिव्ड इन कराची आना चाहिए, क्योंकि पहले पास्ट है। और ये वेदर ये क्या है, मतलब इस वेदर का मतलब है आया के क्या, इफ भी आ सकता है यहां। चलो, अब मुझे ये सेट करके दिखाओ। प्लेइंग अ गेम रेगुलरली इज बेटर देन टू रीड बुक्स ऑलवेज। 2006 का सेंटेंस है। सर, टू प्ले अ गेम रेगुलरली इज बेटर देन टू रीड बुक्स ऑलवेज। चलें, ठीक हो गया। कोई और मेथड? ये तो ठीक है आपका सेंटेंस। देखो बैलेंस बिगड़ा किधर हुआ है। पहले जेरेंड है और उसके बाद इन्फिनिटिव है। जेरेंड और इन्फिनिटिव को कंपेयर किया जा रहा है दैन लगा के। या तो जेरेंड जेरेंड को कंपेयर करो या इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव को कंपेयर करो। तो प्लेइंग अ गेम रेगुलरली इज बेटर देन रीडिंग बुक्स ऑलवेज, ये बेहतर है इसमें। अगरचे टू प्ले अ गेम रेगुलरली इज बेटर देन टू रीड बुक्स ऑलवेज ये भी बनता है, लेकिन इसकी सेंस इतनी स्ट्रांग नहीं बनती, क्योंकि हम यहां पर एक्टिविटी का जिक्र करें तो बेहतर है। सर ऑलवेज हम टेंस के एंड पे भी बिल्कुल एंड पे भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ऑलवेज तो मोस्टली हम पहले पहले नहीं यूज करते टेंस के। नहीं बेटे, टेंस के एंड में भी आता है। ये जो एडवर्ब है ना, ये घूमता घुमाता रहता है, इसकी कोई फिक्स पोजीशन है नहीं। हाँ, ये है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, जैसे ऑलवेज है, ऑफन है, सेल्डम है, नेवर है, ये वर्ब के आसपास रहते हैं, लेकिन ये भी लाजमी नहीं। तो अब आप इस सेंटेंस को देखो, प्लेइंग अ गेम रेगुलरली इज बेटर देन रीडिंग बुक्स ऑलवेज।
चले 17 को सेट करें, 2006 का है। अच्छा, 2006 में 2 दफा आए हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। A good reader must be hardworking and possess intelligence. A good reader must be a hard working. एंड पे न्यूक्लियस बनाओ ना अपना। एंड से पहले देखो हार्डवर्किंग क्या है, एजेक्टिव। और एंड के बाद पोजेस। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट आएगा सर इसमें। बस शाबाश। तो अगर एंड से पहले हार्ड वर्किंग एजेक्टिव है, तो एंड के बाद भी एजेक्टिव आना चाहिए। तो एंड के बाद पोजेस क्यों आ रहा है यहाँ पे? तो ये सेंटेंस यूं होना चाहिए, अ गुड रीडर मस्ट बी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। अब एंड के दाएं बाएं बैलेंस बन गया, पैरेलल स्ट्रक्चर आ गया। हार्ड वर्किंग एक एजेक्टिव आ गया और इंटेलिजेंट दूसरा एजेक्टिव आ गया। अच्छा, इस सेंटेंस को सेट करो, ही हैज विजिटेड एज मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस एज वन हैज और कैन विजिट। इस नेचर के क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले हुजूर। तीन चार क्वेश्चंस किए हैं बेटे तुम लोगों ने अभी ऐसे। सर ये कैन नहीं आएगा ना, कुड आएगा ना इधर। और कोई और तरीका सोचो। ही हैज विजिटेड as many historical places he has visited as many historical places as one has visited or can visit। हैज के बाद अपनी थर्ड फॉर्म और कैन के बाद अपनी फर्स्ट फॉर्म। हर हेल्पिंग वर्ब का अपना मेन वर्ब होता है। ये उसी किस्म का फिक्र है कि ही हैज नॉट एंड विल नॉट टेल अ लाई। हम्म, चले इसको सेट करो, ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। सर मोस्ट भी थर्ड डिग्री और क्लेवरेस्ट भी नहीं है, तो मोस्ट क्लेवर आ जाएगा या फिर क्लेवरेस्ट। सिर्फ आई डोंट नो क्लेवर, वर्ड होता है। जी। क्लेवरेस्ट आएगा बेटे। देखो, जिन एडजेक्टिव्स के साथ ई आर ई एस टी लग जाता है ना, उनके साथ हम मोर मोस्ट नहीं लगाते, जरूरत ही नहीं है हमें। तो मोस्ट क्लेवर कहने की भी जरूरत नहीं है हमें। देखो, मोस्ट हम यूज किस सूरत में करते हैं? देखो, जब हम ई आर ई एस टी नहीं लगा सकते, तो ब्यूटीफुलर नहीं कह सकते ना, तो हम मोर ब्यूटीफुल कहते हैं। ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोल सकते, तो हम मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं। तो जब हम क्लेवर का क्लेवरेस्ट बना सकते हैं, तो फिर मोस्ट ये डबलिंग है। तो ये आएगा, ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। ही विल नॉट कम हियर अनलेस यू विल नॉट कॉल मी। सॉरी, आई विल नॉट कम हियर अनलेस यू विल नॉट कॉल मी। जी, डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव। यस। तो अनलेस के बाद यहां पर नॉट नहीं आना। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, आई विल नॉट कम हियर अनलेस यू कॉल मी। अच्छा, 21, प्लीज टेल मी वेयर इज योर ब्रदर। प्लीज टेल मी वेयर योर ब्रदर इज। शाबाश। इसकी वजह क्या है? सर ये क्वेश्चन नहीं है। वेयर योर ब्रदर इज। देखो बेटे,
या तो कहो व्हाट इज योर नेम, यहां पर व्हाट इज योर नेम ही आना है। लेकिन अगर ये सेंटेंस हो व्हाट इज योर नेम, लेकिन अगर ये सेंटेंस हो आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, क्वेश्चन वर्ड अगर स्टार्ट में आता है ना तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन वर्ड अगर मिड में आता है और कंजंक्शन का काम करता है तो उसके बाद वाला सेंटेंस सिंपल होना चाहिए और आखिर में भी फुल स्टॉप लगना चाहिए। या तो कहो कि वेयर आर यू गोइंग, यहां तो वेयर आर ही आना है। लेकिन अगर ये आप कहते हो कि प्लीज टेल मी वेयर यू आर गोइंग, अब इन दो सेंटेंसेस को देखो। WH फैमिली स्टार्ट में आई है तो बाद में क्वेश्चन ही आएगा वेयर आर यू गोइंग, लेकिन प्लीज टेल मी वेयर। WH फैमिली अगर बीच में आती है और कंजंक्शन का काम करती है और दो क्लॉजेस को जोड़ती है तो बाद वाला जो क्लॉज होता है वो सादा होता है। तो प्लीज टेल मी वेयर यू आर गोइंग होना चाहिए। ये वाला ट्रिक समझे हो आप? यस सर। अच्छा, फिर एक सेंटेंस लिखता हूं, बताओ ये सही है? डज एनीवन नो व्हाई ही इज सैड? नहीं सर, ये सही नहीं है सर। क्या इशू है इसमें? सर वाई बीच में आया है ना, हाँ, क्वेश्चन बीच में है ना। क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो मैं ही इज सैड ठीक तो लिखा है मैंने, सादा फिगरा लिखा है, ओह यस सॉरी, यस यस। फिर भी गलत है ये। देखो, WH फैमिली बीच में आई है, उसके बाद मैंने सिंपल स्ट्रक्चर भी लगाया है ही इज, लेकिन ये जो डज एनीवन नो है इसका क्वेश्चन मार्क भी तो आना है ना इधर। अगर ये सेंटेंस यूं होता आई नो व्हाई ही इज सैड तो फिर फुल स्टॉप आता। अब क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आया है और क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तो उसके बाद वाला स्ट्रक्चर सिंपल होता है, तो ही इज ये मैंने सही लगाया है। ये तो नहीं ना कहा कि आई नो व्हाई इज ही सैड, मैंने व्हाई ही इज सैड कहा है। एंड में भी फुल स्टॉप आया है क्योंकि व्हाई से पहले भी सिंपल सेंटेंस है और व्हाई के बाद भी सिंपल सेंटेंस है। इधर इशू ये है बेटे कि व्हाई ही इज सैड ये तो ठीक है, लेकिन व्हाई से पहले ये जो डज एनीवन नो का क्वेश्चन मार्क था वो एंड में आना था इधर। समझे? जी सर। हाँ, इसके बाद अग्रीमेंट शुरू हो जाता है। बस जी, ये बेटे टोटल हमने किए हैं क्वेश्चंस 21 पास पेपर का, और हमारा जो आज का टॉपिक था वो था पैरेलल स्ट्रक्चर और डबलिंग का।